हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं कार्तिका, मेरे चैनल कार्तिका क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों के पास अफवाह ना फैले, उन्हें सच्ची बात का पता चले, उन्हें सच्ची घटना का बात पता चले, उन्हें झूठी अफवाहें ना फैलाएँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं ये घटना शुरू करती हूँ आपको कहानी के माध्यम से सुनाने की। 2025 की यह बात है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक इलाका लगता है पहलगाम। उससे लगभग 6 या 8 किलोमीटर दूर एक जगह है बेसन घाटी, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड से नाम से जाना जाता है। यहाँ देश भर के लोग घूमने के लिए आते हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों की तादाद थी। दोपहर का समय था। इसी बीच में 3 आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादी साथ आते हैं और लोगों को चुन चुनकर मारना शुरू कर देते हैं। जो हिंदू थे उनको मार रहे थे और उनको सटीक निशाना लगा रहे थे। ज़्यादातर तो वो सर पर गोली मार रहे थे और जो मुस्लिम थे उनसे कलमा सुन रहे थे और जो कलमा सुना रहा था उसे छोड़ रहे थे। बाकी को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। इस तरह से जब उन्होंने 26 बेकसूर लोगों को मारा, उसमें एक नेपाली भी शामिल था। इसके बाद उनकी जो होती है वो पत्नी, वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और वो आतंकवादी उनसे कह रहे थे कि जाकर मोदी से बता देना। बस ये मामला था कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो गया। लेकिन एक फ़ोटो ऐसा था जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगा था। वह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा नहीं था जहां वो फ़ोटो नहीं पहुंचा था। दरअसल हरियाणा के कर्नल का एक गांव लगता है। वहां के रहने वाले हैं नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो ज़मीन पर पड़े हुए हैं क्योंकि उनको गोली मार दी गई थी और उनकी पत्नी उनके बराबर में बिल्कुल बेसुध हालत में बैठी हुई थी। किसी से कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं और ये फ़ोटो बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही थी। बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे और इसके बाद इस फ़ोटो ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया। इसके बाद ये कहानी पहुंच जाती है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर चल रहा था। वो दौरे को बीच में ही छोड़कर आ जाते हैं। इसके बाद फिर अपने उस खास लोगों के साथ बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या किया जाए। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था और वो तारीख आती है 3 मई 2025 की। दिल्ली साउथ के अंदर मीटिंग होती है और मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह, नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब यह आपस में मीटिंग करने के बाद एक बात तय करते हैं कि हमले का बदला कैसे लिया जाए और हमले का बदले का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद जो होता है वो पूरी दुनिया देखती है और ऑपरेशन सिंदूर की कहानी आज अपनी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज भारत की सैन्य सेना ने क्या कर दिया। बाकी को वो सैल्यूट के हकदार हैं। पूरी कहानी जानने के बाद आप भी कहेंगे वाकई कुछ अलग नहीं, बहुत कुछ अलग होने वाला है और बहुत कुछ अलग हो चुका है। आज की जो कहानी है, ये कहानी जम्मू कश्मीर पहलगाम की है। हमले के बाद की है, जब हमला हुआ था तो उसके बाद की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव स्थिति पैदा हो जाती है। और 7 मई 2025 की यह बात है। इसके लिए एक तारीख तय की जाती है। देश भर के लगभग 240 जनों को यह संदेश दिया जाता है, अगर आपातकालीन स्थिति आ जाएगी तो गांव-गांव, शहर-शहर, आम आदमी से लेकर खास आदमी, सेना का हो या फिर कोई, इस आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए सब के सब लोग तैयार रहेंगे। और तैयार रहने की बात कही जाती है। एक तरफ पूरे देश को आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया जाता है, तैयार होने के लिए कहा जा रहा था। उधर पाकिस्तान की मीडिया एक कहानी पेश कर रही थी। वो कह रही थी कि मॉक ड्रिल ने नाम पर दरअसल पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। दबाव इतना बनाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान डर जाएगा। यह सब वहाँ पर न्यूज़ वगैरह चल रही थी। पाकिस्तान के बड़े अधिकारी भी इसी बात को कह रहे थे कि मॉक ड्रिल के नाम पर इस तरह की बात चल रही थी। लेकिन 6 और 7 मई 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा था। इस बीच में भारत के दरअसल खुफिया एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली थी कि आखिरकार इस बीच में हमें कैसे एयर स्ट्राइक करना है, कहाँ कहाँ पर करना है, क्यों करना है, इसके पीछे क्या है, क्या वजह है,
यह इसलिए शायद 15 दिन लग गई थी यह सोचने में और समझने में कि कब और कहाँ कैसे कदम उठाया जाएगा, और इसके लिए ये 22 अप्रैल से लेकर 5 मई तक की ये बीच में प्लानिंग चलती रही। और प्लानिंग क्या, खुफिया एजेंसी उन्हें जब तैयार किया, थल सेना, जल सेना, वायुसेना ने मिलकर ये प्लान कर लिया। दरअसल उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर जाकर स्ट्राइक कर देते हैं, और इस एक स्ट्राइक में जो होता है वो वाकई अपने आप में एक कमाल होता है। दरअसल इस बात की जानकारी शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी, विंग कमांडर मीका सिंह को मीडिया में आकर ये पूरी बयां कहानी बताती हैं। मुजफ्फराबाद में 2 हमले होते हैं। इस तरह से 9 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, और निशाना बनाने के बाद लगभग 100 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है और उन्हें तबाह कर दिया जाता है। न केवल उनके बल्कि उनके ठिकानों को भी एकदम से बर्बाद कर दिया जाता है। यदि हम उनके बारे में तसलीफ से बात करने की कोशिश करें तो पहले अगर नंबर पर मकरसबुसल्लाह बहवालपुर, जो कि जैश के ए मोहम्मद का एक हेडक्वार्टर बताया जाता है, ये हेडक्वार्टर है। अब जो इसका प्रमुख है वो मसूद अजहर है। इसमें एक स्ट्राइक में 10 उसके रिश्तेदार मारे गए हैं। उन रिश्तेदारों में उसकी एक बड़ी बहन है, उसका बहनोई है, उसकी भतीजी है और उसका हस्बैंड यानी कि दामाद है, साथ ही एक अन्य भतीजी है। टोटल मिला के 10 इसके परिवार के सदस्य हैं। जब इस खबर तक पहुंचती है तो मसूद अजहर तक जो कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया होता है और यही इस इलाके का इसका हेडक्वार्टर होता है, तो ये कहता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। जब यह बात इंडिया मीडिया में लोगों को बताई जाती है तो वाकई कमाल की बात होती है, क्योंकि इस व्यक्ति की और हम ज़्यादा जानकारी बात कर सकते हैं। दरअसल 24 सितंबर साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस ICA 814 हवाई जहाज़ इसका अपहरण कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। इस दिन हवाई जहाज़ के अंदर 191 मुसाफिर थे और उन आतंकवादियों ने शर्त रखी थी कि भारत सरकार से कि हमें मसूद अजहर चाहिए, साथ ही 3 और आतंकवादी जो भारत की अलग अलग जेलों में सलाखों के अंदर बंद थे, हमें वो भी चाहिए। तो भारत को वो छोड़ने पड़े थे अपने उन मुसाफिरों के लिए, अपने उन लोगों के लिए। जब छोड़ दिए गए तो इस बाद में जो मसूद अजहर है उसने साल 2000 में और कश्मीर की विधानसभा पर हमला करवाया, जो जैश ए मोहम्मद इसलिए जो मुखिया है। साथ ही 2001 में भी संसद पर हमला हुआ, साल 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ, साल 2019 में पुलवामा पर हमला हुआ। ये सब जो हमले कराने के पीछे की जिम्मेदारी थी, ये करने वाले लोग हैं या आतंकवादी हैं या जैसे मोहम्मद के लोग हैं। लेकिन जब एयर स्ट्राइक होता है तो एयर स्ट्राइक में पूरी तरह से मरकज़ सुभान अल्लाह बहवालपुर तबाह हो जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और यहाँ जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादी भी मारे जाते हैं। बात करते हैं दूसरे, इसका नाम जो मरकज़ तैयबा मुर्दिके, दरअसल ये लश्कर ए तैयब का ठिकाना है। यहाँ पर अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली जैसे अपने वासियों को ट्रेनिंग दी गई। ऐसा न जाने कितने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी होगी। अजमल कसाब की अगर हम बात करें तो अजमल कसाब 26 नवंबर 2000 की ये बात है। अजमल कसाब, इस्माइल शोएब नज़ीर जैसे लगभग 10 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत से आए थे। वो मुंबई और मुंबई के आने के बाद सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, ताजमहल होटल, ओबेराय होटल, नरीमन हाउस, यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफ़े, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का माहौल स्पेशल जैसे जगहों पर 4 दिन तक निशाना बनाए रखा और 160 लोगों को, बेकसूर लोग थे जिनका कोई कसूर भी नहीं था, साथ ही ऐसे कई अधिकारी थे उनको भी यहाँ पर मार दिया गया था। इसके बाद ये जो ट्रेनिंग लेने वाले थे, ये जितने भी अजमल कसाब के इस्माइल हो या शोयाब ने जीना नज़ीर हो, इन्होंने मरकज़ तैयब मुर्दिके से ट्रेनिंग ली थी, जो कि लश्कर ए तैयब का ठिकाना था। और 6-7 मई 2025 की रात को एयर स्ट्राइक हुआ। 1:05 से शुरू हुआ और 1:30 पर वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
इसी बीच में जो उनके ठिकाने थे लश्कर-ए-तैयब का, जहां पर अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली थी, उसको भी तबाह कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया था। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे जगह पर है मुजफ्फराबाद में शाही नाला कैंप, जो कि लश्कर-ए-तैयब का ठिकाना है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में कई जैसे हमले हुए थे। अभी 22 अप्रैल 2025 की जो कहानी शुरुआत में मैंने बताई आपको, क्या आप 3 आतंकवादी आते हैं, तीनों आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार होते हैं। वो हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, चुन रहे थे, उनको मार रहे थे और जाकर उनसे बोल रहे थे कि जाके नरेंद्र मोदी से कह देना कि इस तरह से मारा है। इसके बाद जो होता है वो एयर स्ट्राइक के माध्यम से पता चल ही जाता है। 20 अक्टूबर 2024 को गंदेरबल का एक ज़िला लगता है कश्मीर का, उसका एक जगह है कोनवर्ग, जहां पर टनल का निर्माण कार्य चल रहा था और बेकसूर लोग जो मजदूर थे वहां पर मारे गए थे। इसमें डॉक्टर भी शामिल थे, कर्मचारी भी शामिल थे, जो वो रात के समय लगभग 8 बजे काम करके निकल रहे थे तो आसपास आतंकवादियों ने उनको बेवजह ही गोलियों से भून डाला और उनको जो ट्रेनिंग मिली थी वो सब आई। नाला कैंप के मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयब से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिसको ये एयर स्ट्राइक में खिताब कर दिया है। बात नंबर 4 की करते हैं मरकज़ अब्बास कोटली, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना है। LOC लगभग 13 किलोमीटर दूर इसका ठिकाना है। यहाँ पर फ़िदायीन तैयार किए जाते हैं। फ़िदायीन अपने शरीर पर कोई भी बम वगैरह बांध कर कहीं भी जाकर फट जाते हैं, मर जाते हैं। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती, उनको ऐसा तैयार किया जाता है जैसे कि आप 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पर समर में जो बस है उसको भी तबाह कर दिया गया था। जो भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक किया, डिस्कवरी निस्तबूंद कर दिया। नंबर 5 के हम बात करते हैं सैयद कैंप, जो मुजफ्फराबाद में है। यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग, विस्फोटक, जंगल में सर्वाइकल कैसे किया जाता है, ये सब की ट्रेनिंग दी जा रही थी और लश्कर तभी ठिकाना था। यहाँ पर भी इसी तरह का एयर स्ट्राइक होता है और मुजफ्फराबाद के सैयद दलबा को इसको भी तबाह कर दिया जाता है। नंबर 6 पर है महमूना, जो कि सियालकोटा, जो कि पठानकोटा हमले के लिए जो आतंकवादी थे उसको तैयार किया गया था, वो इसी जगह पर थे। हिजबुल मुजाहिदीन का ये सेंटर बताया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र बताया जाता है। 28 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के कठुआ में इन्होंने SOG टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। तरकीब अहमद, जसवंत सिंह, जगवीर सिंह, बलविंदर सिंह और 2 पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे यहाँ पर लेकर महमूना, जो कि सियालकोटा, और इन्होंने इसी ट्रेनिंग लेकर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने पठानकोटा पर भी हमला किया था। को भी एयर स्ट्राइक हमले में मार गिराया जाता है। 6 और 7 मई 2025 की रात एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया जाता है मरकज़ अहले हदीस बरनाल, लश्कर-ए-तैयब का यह ठिकाना है। इन्होंने बताया कि भिम्बर वरमाला कैंप, यहाँ पर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसको भी एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया। जब बात रात को अचानक जब पाकिस्तानी के जो आतंकी होते हैं उन्होंने अलग अलग तरह के बयान देने शुरू कर दिए। अगर हम बयान की बात करें तो पहले की तो पाकिस्तान, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिए कि पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला हुआ है, जिसमें आम नागरिक मार दिए गए हैं। बस विदेशी सिंपैथी हासिल करने के लिए विदेशों में जाकर ये रोना धोना विदेश में जाकर ये मैसेज दे रहे थे कि देखो हमारे लोगों को, आम लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए बोल दिया कि 6 भारतीय फाइटर को मारकर गिरा दिया गया है और LOC की चेक पोस्ट थी को भी मार गिरा दिया गया है, जिसमें 3 राफेल थे, 2 में एक सुखोई। उसको पूरा दिन पाकिस्तान की मीडिया ने इसी तरह से गीत गाता रहा उनको खुश करने के लिए कि हमने सब ऐसा कर दिया। तीसरा बयान पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया से इधर उधर चल रहा था, ISPR, ये पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर है भारत। इन्होंने ये बोला कि भारत की ओर से 24 मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें 8 लोग मरे और 35 घायल। अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार पटकनी दी
हर तरह पटकनी खाने के बाद भी उनकी आदत एक ही जैसी है। ठीक एक ही कहावत है कि किसी को अगर पीट दो तो पीटने के बाद फिर वो कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है। कि आपने मार्केट देखा तो जाने कि हर बार भारत मारता है और कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है। जब ये 7 मई 2025 की सोशल मीडिया में खबर आती है, लोगों तक पहुंचती है, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो वाकई दिल जीतने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, उन्होंने बहुत कम समय में यानी कि महज 15 दिन के अंदर एक सटीक प्लानिंग की जो खुफिया एजेंसी के माध्यम से जानकारी मिली थी। आतंकवादी प्रशिक्षण के ठिकानों की उनकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बहुत कम समय में अपना जो कर्तव्य दिखाया वो वाकई के हकदार हैं। और वो हकदार क्यों ना हो, क्योंकि यह नया भारत है दोस्तों। इस पूरा घटनाक्रम में सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग अपने आप को सतर्क रखें, किसी के बहकावे में ना आए। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी परवरिश दें और आप झूठी अफवाहों से बच के रहें, दूर रहें। तो जाते जाते आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।